देखो बच्चे, हमने जो लास्ट टाइम इस चैप्टर के बारे में हल्का फुल्का डिस्कस किया था, एक क्विक रिकैप करते हैं बस। लाइट के बारे में पढ़ा था, लाइट के नेचर के बारे में पढ़ा था। नेचर के बारे में कैसे हमने कहा था, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना है तो बिना लाइट के हम देख नहीं सकते। लाइट के फिर हमने ड्यूल नेचर के बारे में बात करी थी, शेडो कैसे बन रही है उसके बारे में बात करी थी फर्स्ट लेक्चर में। शेडो बनने का सीधा सा अगर सीधा एक रीजन समझें तो क्या है, लाइट कैन ओनली ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो उसको अराउंड द बाउंड्री, अराउंड द कॉर्नर क्रॉस करके वो नहीं जा सकती, जिसकी वजह से उसके बैक साइड पे स्क्रीन पे शेडो बन जाएगी, है ना, सीधा। फिर हमने पढ़ा था ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर क्या था कि जो लाइट होती है इट पोजेसेस ड्यूल नेचर, दैट मींस इट कैन बिहेव एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज में एक्सप्लेन किया है, और अलग अलग फिनोमेनाज को हम इन दोनों के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। लाइट कभी वेव नेचर के हिसाब से कुछ एक्सप्लेन कर पाती है, लाइट कभी पार्टिकल नेचर के हिसाब से कुछ एक्सप्लेन करती है। इन शॉर्ट, लाइट पोजेसेस ड्यूल नेचर, इट कैन बिहेव एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल, ठीक है। इसके बाद हमने जो एक चीज पढ़ी थी वो था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर। दैट मीन्स कि जो लाइट है ये कैसे चल रही होती है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों वेव्स हैं, एंड बोथ वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब इलेक्ट्रिक वेव ऐसे है तो मैग्नेटिक ऐसे है, ये दोनों एक इस प्लेन में है एक इस प्लेन में है, तो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, और ये दोनों मिला जुला के जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर है। क्लियर है। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था हमारा, रिफ्लेक्शन सिंपल फिनोमेना था, इट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना। छोटे मोटे से हमने कुछ वेव नेचर और ट्रांसवर्सल नेचर को डिस्कस करने के लिए थोड़ा बहुत वो कुछ छोटे से एक्सपेरिमेंट्स या स्प्रिंग वगैरह को यूज करके हमने देखा था। इसके अलावा हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सीधा सा क्या देखा था, लेजर लाइट से हम रिफ्लेक्ट करा के देख रहे थे, और ये कुछ नया नहीं है, ये हम बचपन से ऑलरेडी करते आ रहे हैं। अगर हम क्लास में जिस टाइम पे टीचर पढ़ा रहा होता है, बाई चांस हमारे पास विंडो सीट होती है जहां पे धूप आ रही है, तो उस वक्त टीचर से ज्यादा इंटरेस्ट हमारा ये होता है कि किसी दोस्त की आंखों तक रिफ्लेक्शन पहुंचाए कैसे, चाहे पेंसिल बॉक्स की हेल्प से होता है या आईडी कार्ड हो गया, अपने अपने तुम्हारे हथियार होते हैं जिसके थ्रू सामने वाले की आंखें फोड़ने की कोशिश करी जाती है ना। तो हम कर क्या रहे होते हैं, धूप आती है उसके आगे किसी सर्टेन एंगल पे एडजस्ट करते हैं उस चीज को, और उस एंगल पे रिफ्लेक्ट करके वो वहां तक पहुंच जाती है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, अगर मेरे पास लेट अस अज्यूम ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो आने वाली लाइट के लिए मैं इसको एडजस्ट करता हूं, या ऐसे ऐसे करते हैं, और वो एक सर्टेन डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे पहुंच जाती है। क्या आने वाली लाइट की डायरेक्शन को मैं चेंज कर सकता था? नहीं कर सकता। क्यों? सूर्य देवता जी हैं, एक डायरेक्शन में भेज रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में आएगी, तो मैं एंगल उसका नहीं बदल सकता, इसलिए मैं इस प्लेन मिरर का बदल देता हूं। तो प्लेन मिरर का अगर मैं एंगल चेंज करूंगा या रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एंगल चेंज करूंगा, तो उस एंगल के रिस्पेक्ट में ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे मिलेगा। This is the law of reflection, that angle of incidence is always equal to angle of reflection. वापस यहां से एक बार ये बात शुरू करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, कि अगर हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे की लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, इसको कहते हैं बच्चे नॉर्मल। नॉर्मल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वर्ड एक परपेंडिकुलर लाइन को, ठीक है। दैट मींस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। तो अगर हमारे पास एक इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रे क्या होती है बच्चा, जो रे ये थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं आनी चाहिए, सीधी आएगी बिल्कुल, ठीक है। लेट अस अज्यूम इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर ये एक लाइट आ रही है, ये रोशनी की किरण है, एक सीधी सी आ रही है, और ये एंगल जो बनाएगी ये किसके साथ होगा बच्चा, इस नॉर्मल के साथ। ये ध्यान रखना है सबने कि ये जो एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ होना चाहिए, नॉर्मल के साथ, मिरर के साथ नहीं, ठीक है। जो हम रेफरेंस एंगल रखते हैं, ये इमेजिनरी लाइन जो परपेंडिकुलर है मिरर के साथ, उसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा। तो इसके साथ इस एंगल के रिस्पेक्ट में ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, जो कि ऐसे आएगा यहां पे, रिफ्लेक्टेड रे। एंड एज पर द लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है बच्चा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सॉर्टेड है ये हमारा लॉ था, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया भी था। इसके अलावा एक और लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अलावा इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन।
सबके सब एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट यहाँ है तो रिफ्लेक्टेड बाहर आ सकेगी। एक अगर एक्स वाई प्लेन है तो सब कुछ एक्स वाई प्लेन में ही चल रहा है, ये 3 डायमेंशन में नहीं है। सीधा लाइन आई, टकराई, उधर गई, नॉर्मल भी इसी एक प्लेन में होगा, ठीक है। दे ऑल इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on the same plane and at a same point. Sorted है। और फिर मेन लॉ था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद मैंने एक की पॉइंट बताया था लास्ट टाइम याद रखने के लिए कि जब रिफ्लेक्शन होती है, पहली बात एक चीज ध्यान रखना बच्चा, रिफ्लेक्शन जब होती है इट हैपेंस इन द सेम मीडियम। कैसे होती है? एक ही मीडियम के अंदर हो रही होती है। एक ही मीडियम कैसा होता है? मतलब एक मीडियम, अगर मैं यहां पे एक बॉल फेंक के मारता हूं तो वो बॉल एयर से गई है और एयर में ही वापस आई है, यहां कोई मीडियम चेंज नहीं होता है। इट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट जाएगी, टकराएगी, वापस आएगी, जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में रहेगी। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, ना तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, ना वेवलेंथ में चेंज आएगा, ना स्पीड में चेंज आएगा। सिर्फ थोड़ा बहुत जो वेरिएशंस आ सकती हैं वो किस में आएंगी? फेस में। अब ये फेस क्या होता है? फेस एक वर्ड है जिसके लिए हम कहते हैं ना कि भाई हाँ किस फेस में लाइफ गुजर रही है, भाई बहुत ही खराब फेस चल रहा है लाइफ का, बहुत अच्छा फेस चल रहा है मेरी तो लाइफ का। तो ये फेस क्या होता है? फेस बेसिकली कुछ और नहीं है। फेस है मतलब एक इंस्टेंट पे वो जो वेव है वो कहां पे है, किस तरीके से बिहेव कर रही है। अब वेव बनती कैसे है? सोच के देखो, क्रेस्ट रफ से बन रही थी, है ना। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि हमने 9th क्लास में साउंड वेव में लॉन्गिट्यूडनल को पढ़ा था, तो हमने कैसे पढ़ा था? क्रेस्ट रफ कैसे बन रहे हैं? कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, ऐसे ही था ना। पार्टिकल्स क्लोज आते हैं, कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, दूर, पास आए कंप्रेशन, दूर गए रेयर फ्रिक्शन। तो कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन में एक तरह से वो ऑसिलेट हो रहे हैं। अब मैंने कहा ये पार्टिकल कहाँ है? यहीं रुको, तो ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से इधर था, तो किसी फेस में ये इस साइड था, और जब ये कंप्रेस हो रखा होगा तो किसी फेस में ये इधर था। तो मीन पोजीशन के किस साइड है? कंप्रेस्ड फेस में है या रेयर फ्रिक्शन वाली फेस में है, दैट इज फेस, है ना। अब जब लाइट जा रही है, लाइट जाएगी, लाइट के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? ऐसे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। लाइट वेव कौन से नेचर को पोजेस करती है बच्चा? ट्रांसवर्सल नेचर, है ना। ट्रांसवर्सल नेचर, दो तरह की वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो कि साउंड वेव होती थी, ट्रांसवर्सल जो कि हमारे पास ट्रांसवर्स, बेसिकली ट्रांसवर्स कौन सी है? हमारी लाइट। अब ट्रांसवर्स में क्या होता है? पार्टिकल्स आर डिस्टर्ब्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। लाइट अगर सामने जा रही है तो पार्टिकल ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे करके वेव जा रही है, एग्जैक्टली जैसे सांप चलता है अपना, है ना। तो पार्टिकल्स आर डिस्टर्ब्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, वी से दैट द नेचर ऑफ वेव इज ट्रांसवर्स नेचर। तो अब वो ऊपर है या नीचे है या मीन पे है या कहां पे है, दैट इज फेस, कि किस पोजीशन पे उस वक्त वेव की डिस्टर्बेंस है। तो वेव अगर जाएगी, जाते जाते टकरा के लेट अस अस्यूम यहां से टकरा के वो वापस आई, तो अब हो सकता है उसका फेस बदल जाए। जहां वो इधर जा रही थी, यहां ट्रफ बन रहा था, अब हो सकता है वो रिफ्लेक्ट करके क्रेस्ट बना के आ जाए। इसके अलावा उसके नेचर में किसी तरह का कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। विद रिफ्लेक्शन देयर विल बी ओनली चेंज इन द डायरेक्शन और इन फेस, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, किसी चीज में फर्क नहीं आएगा। सॉर्टेड है। अब एक बार ये जो हमने वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की है, इसके बारे में मैं एक बार छोटी सी बात कर लेता हूं कि ये चीजें क्या है, ताकि हमें आसान रहे याद रखना। और ये ऑलरेडी कुछ नया नहीं है, ये मतलब हमने 9th क्लास में साउंड चैप्टर के बारे में ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक वेव है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इस वेव का नाम क्या बताया था बच्चा मैंने? साइनोसोडल वेव। क्या थी ये? साइनोसोडल वेव। साइनोसोडल वेव बहुत अजीब सा लग रहा है, तो कुछ है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में इसी साल तुम पढ़ोगे साइन थीटा के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, पढ़ लिया है ना, पढ़ रहे हो ऑलरेडी। तो साइन थीटा क्या है बच्चा? हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दुनिया के, उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लो, तो वो जो रेशियो रहेगा, अलग अलग एंगल पे अलग अलग रेशियो आता रहेगा। उस रेशियो के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो उस ग्राफ की वैल्यू ऐसे आती होती। जो तुम्हारे लेवल पे तुम पढ़ते हो वो सिर्फ 90 डिग्री तक के लिए पढ़ते हो, अभी +1 में जाके 180, 360, पूरे 720 इनफाइनाइट एंगल तक पढ़ोगे। अभी क्या पढ़ रहे हो?
0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हमें पता है 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये वैल्यूज ऐसे आती हैं, है ना। अगर मैं y इज इक्वल टू साइन थीटा लूं या y इज इक्वल टू साइन x लिख लेते हैं, तो जैसे जैसे यहाँ x की वैल्यू चेंज होती रहेगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, है ना। अभी तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर उस बॉक्स को देखोगे जिसके अंदर सारी वैल्यूज लिखी होती हैं, तो वहां साइन थीटा की वैल्यू 90 तक में रुक जाते हो, लेकिन एक्चुअल में तो 90 पे नहीं रुकती हैं चीजें, तो वो इनफाइनाइट एंगल तक चलती हैं। तो 90 के बाद वो जब 90 से 180 जाता है तो वैल्यूज डिक्रीज होनी शुरू होती है, और फिर 180 से 270 तक नेगेटिव में जाती हैं, दैट इज -1, और फिर 360 पे वापस से वो 0 आती है। ये पीरियोडिक मोशन है, मतलब 0 से शुरू होके वापस 0। तो एक वेव खत्म, एक वेव कहां पे खत्म हो गई है, यहां से शुरू होके 0 से शुरू होते हुए 180 डिग्री से होते हुए 270 की वैल्यू से होते हुए 360 तक। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1, मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। तो +1 और -1 के बीच में ओवरऑल ये वेव घूमती रहेगी लगातार, और पूरा एक 360 का चक्कर काट के यहां रुक जाएगी। तो रुकेगी नहीं, बेसिकली एक वेव कंप्लीट कर लेगी। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज वेवलेंथ, ठीक है, 0 to 360 के बीच में। इस वेव की लेंथ को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। या हम इसे कैसे समझते थे भाई, ये ऊपर वालों का नाम क्या होता है, क्रेस्ट, नीचे वालों का, तो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 consecutive क्रेस्ट और 2 consecutive ट्रफ, दिस इज वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। तो चाहे इसको वेवलेंथ कहो जो एक क्रेस्ट और ट्रफ को मिला के बनती है, या 2 क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, दैट इज वेवलेंथ। समझ में आ गई है, वेवलेंथ इज नथिंग एल्स देन द लेंथ ट्रेवल्ड बाय द वेव, ठीक है, क्लियर है बच्चा। तो वेवलेंथ अपने को पता चल गया। अब वेवलेंथ हमारे पास है, सिंस इट इज लेंथ, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर, है ना। नैनोमीटर्स में, एंगस्ट्रॉम में, किसी में भी रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर होनी चाहिए इसकी। अब मैं पूछ रहा हूं कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स एक पॉइंट को क्रॉस करती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। समझ रहे हो, जैसे यहां से वेव जा रही है ये, अब 1 सेकंड में कितनी सारी वेव एक पॉइंट को क्रॉस कर जाएंगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, नाम से समझो, फ्रीक्वेंट कितनी है वो वेव, है ना, वो फ्रीक्वेंट कितनी है, वो बार बार रिपीट कितना कर रही है खुद को, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, या काफी बुक्स में एन से लिखा होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, एफ से लिख लो चाहे, वो प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम वैसे न्यू होता है, ठीक है। जैसे वेवलेंथ में इसका नाम क्या होता है, लैम्डा। जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ये क्या होता है, लैम्डा, ये होता है न्यू, एन या एफ, जिस मर्जी से रिप्रेजेंट कर लेना, बट लिख देना अगर कहीं जरूरत पड़ती है कि भाई एन का मतलब फ्रीक्वेंसी या एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। डन। टी क्या होता है, टाइम पीरियड। टी क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था बच्चा, इट इज द टाइम टेकन बाय द वेव टू क्रॉस अ पॉइंट। एक किसी सर्टेन पॉइंट को क्रॉस करने में जितनी देर लगी एक वेव को, दैट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड और वेवलेंथ कैसे रिलेटेड होते हैं आपस में, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। पहला, फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन क्या है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल करो, टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, या तो हर्ट्ज और पर सेकेंड, क्योंकि रेसिप्रोकल है टाइम का, है ना। फ्रीक्वेंसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/t, तो इसकी यूनिट क्या निकलेगी, पर सेकेंड। समझ में आई है ये बात, क्लियर है बच्चा। एक रिलेशन क्या होता है स्पीड के साथ, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है बच्चा, वेवलेंथ, टाइम हुआ 1/t। अब 1/t को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/t को मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं, स्पीड को लिख लेता हूं मैं c। c क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर। ये किसकी वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू इन एयर और वैक्यूम। तो ये आ गया लैम्डा अपॉन टी, 1/t को मैं फ्रीक्वेंसी लिख लूं, तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया बच्चा, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको नोट डाउन कर लेना, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये बात समझ में आई है,
तो ये जो चीजें हैं, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, स्पीड, ये सब कांस्टेंट रहेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर बात है ये? हाँ जी, ठीक बात है ना बच्चा? चलो अब आगे चलते हैं अपने प्लेन मिरर के पास। देखो प्लेन मिरर क्या होता है यहां पे। अब प्लेन मिरर, अब कोई ऐसा बच्चा है जिसने मिरर नहीं देखा? कोई ऐसा तो नहीं है गरीब जिसने शीशा नहीं देखा, है ना? सबने ऑलमोस्ट कभी ना कभी तो मिरर, कभी ना कभी क्या रोज ही देख रहे हो, इतना कोई है नहीं जिसके घर शीशा ना हो। तो मिरर सबने देखा हुआ है। मिरर कुछ ऐसा है ना, मिरर कुछ ऐसा सिंपल सा है, ये प्लेन मिरर है। मिरर कुछ ऐसा भी हो सकता है जो ये कर्व्ड है, ये चम्मच के अंदर वाले हिस्से के जैसा, और चम्मच को उल्टा कर देंगे तो अलग तरह का आएगा। उसके ऊपर, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। और तुमने और इसके अलावा कहां देखा है बच्चे मिरर को? जहां पे जो तुम्हारे व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर कहीं देखा हुआ है? व्हीकल्स के साइड में साइड व्यू मिरर्स होते हैं, है ना, या रियर व्यू मिरर्स होते हैं, गाड़ियों में बीच में लगे होते हैं, साइडों में लगे होते हैं। तो ये होता है एक, है ना, इसके ऊपर। हाँ, ये मेरी बुलेट का तोड़ के लाया हूँ। तोड़ के तो नहीं लाया हूँ, टूट गया था तो मैंने सोचा फेंकना क्यों है, काम आएगा, तो मैंने रख लिया था ये। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। देखा होगा ज्यादातर व्हीकल्स के ऊपर जो होता है उसके ऊपर कुछ लिखा होता है ऐसा। अब ये लिखने का क्या लॉजिक है? और तुम्हें एक और चीज बताऊं, अगर कोई ऑब्जर्व करना चाहे, ये मेरे पास प्लेन मिरर है, ये सिंपल प्लेन मिरर है, इसमें कोई शक्ल देख पा रहा है अपनी? दिख रही है शक्ल बच्चा? दिख रही है? दिखी कहीं से? दिखी? और इसमें दोनों में अलग ढंग की शक्लें दिखेंगी तुम्हारी। और अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो शायद हर बच्चा ही शक्ल देख पाएगा इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। इसके अंदर ये भी एक मिरर है, इसके पीछे वाला ये मिरर नहीं है, ग्लास नहीं है, बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है ही, शाइनी सरफेस है। तो ये जो चम्मच के उल्टी साइड वाला हिस्सा हो गया ना, ये क्या है? कन्वेक्स मिरर। ये क्या है? ये क्या है? कनकेव, कन्वेक्स। हाँ, ये प्लेन है, चलो मान लेते हैं, जो भी है मैं अभी बता दूंगा। कन्वेक्स कनकेव के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, डिटेल में आगे बात करेंगे इसके बारे में कि ये कन्वेक्स है या कनकेव है, ये तुमसे ही मैं पूछूंगा, लेकिन थोड़ा सा उनकी प्रॉपर्टीज बताने के बाद। तुम्हारे हिसाब से प्लेन मिरर है, मेरे हिसाब से भी चलो फिलहाल प्लेन रख लेते हैं, इसे भी प्लेन ही मान लेते हैं। इसको प्लेन मानना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है क्योंकि दिख ही रहा है कि प्लेन नहीं है, तो कन्वेक्स है या कनकेव में से कुछ है, मतलब प्लेन मिरर नहीं था, स्फेरिकल है। ये प्लेन मिरर था, ठीक है। ये भी हमारे पास स्फेरिकल है, पता नहीं कैसा है, कनकेव, कन्वेक्स जो भी होगा उसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे। हाँ डन, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे ना, उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जिस टाइम पे हम उसको समझ चुके होंगे कि चीज क्या है वो। देखो प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट वर्चुअल साइज टू साइज इमेज एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। ये क्या बात कर रहे हैं हम यहां पे, जो मैं बच्चे बता रहा हूं, इस वाले पॉइंट पे ध्यान दो। अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट वर्चुअल साइज टू साइज इमेज। इसका मतलब क्या है ना, यहां पे जो अभी मैंने हाईलाइट किया, इसका मीनिंग क्या है? एक जो प्लेन मिरर है वो क्या कर रहा है? जो प्लेन मिरर है, एक बात बताओ, अगर मैं शीशे के आगे खड़ा हुआ हूं तो मेरी इमेज कैसी दिखेगी? जैसा मैं हूं, उल्टी, वो लेटरल इन्वर्जन होगा। पर क्या मैं उल्टा अपसाइड डाउन दिखूंगा? नहीं दिखूंगा, सीधा ही दिखूंगा। अपसाइड डाउन दिखते हैं हमारे पास रॉक गार्डन में है, एक दो टेढ़े मेढ़े से शीशे लगे हुए जिसमें, है ना, अलग अलग सी शक्लें बन जाती हैं। तो उनको अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर क्या होगा, हमारे पास सीधी शक्ल दिखेगी, जैसा मैं हूं स्टैंडिंग पोजीशन में ही रहूंगा। मोरओवर अगर मैं शीशे के नजदीक जाता जाऊंगा तो मेरे सामने जो अंदर इमेज है मेरी, वो भी मुझे अप्रोच करती रहेगी। यही होता है ना, अगर मैं यहाँ एक शीशा लगा दूं तो मैं अगर शीशे के पास जाऊंगा तो शीशे के अंदर वाली इमेज भी मेरे पास आएगी। ऐसा ही होता है। डर लग रहा है? रोज शीशा देख रहे थे, आज डर लगने लग गया उससे। मुंह धो के देखा करो, कितनी डर लगेगा। सीधी बात है, कोई किसी को अपनी शक्ल देखने से क्यों डर लग रहा है? मेरी बात समझो, यहाँ पे किसका भी देख लेना, शीशे के आगे ऐसा ही होता है भाई। ऐसा तो नहीं है कुछ मैं नया बता रहा हूं, तुम शीशे को अप्रोच करोगे तो अंदर वाली इमेज तुम्हें अप्रोच करेगी, और ऐसा नहीं है तुम अलग और वो अलग, म्यूचुअली चलेंगे, है ना। मतलब और हो क्या रहा है, जितना मेरा बॉडी साइज है सेम उसी साइज की एक इमेज अंदर दिखती होती है। जितने डिस्टेंस पे मैं शीशे से दूर खड़ा हूंगा मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे वो इमेज रहेगी। डन। यहां एक शब्द और है, यहां इस बात के साथ में, अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट, इरेक्ट मतलब स्टैंडिंग,
अपसाइड डाउन नहीं करेगी, सर नीचे पैर ऊपर नहीं करेगी, भी पैर, मेरा सर ऊपर था तो सर ऊपर ही होगा इमेज में। लेफ्ट का राइट हो जाता है वो हमें पता है, वो लेटरल इन्वर्जन कहते हैं उसे। लेकिन यह है वर्चुअल, साइज टू साइज का मतलब सेम, जितनी मेरी हाइट उतनी ही हाइट का वहां ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर की ही इमेज दिखेगी। बट यह एक शब्द है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, सुना है कभी? कोई इमेज ऐसे मिलती नहीं है, ठीक है मेरी बात सुन। हमने वर्चुअल आजकल कहां सुना है? वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी कहां सुना है? वो आते हैं ना, ग्लासेस आ रहे हैं, वीआर ग्लासेस आ रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस आ रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी का मीनिंग क्या एग्जैक्टली? भाई ऐसा जो सच नहीं है, हमें लगेगा उस जैसा बट सच नहीं है, इमेजिनरी। तो वर्चुअल इमेज का इमेजिनरी से क्या लेना देना? देखो हमने पता क्या बोला है, हम एक चीज को कहते हैं कि ये वर्चुअल है। कैसे? मेरे को ना एकदम से यहां कुछ बीच में खड़ा दिखा कोई इंसान, ठीक है भूत। अब वो भूत वर्चुअल है या रियल है? वो वर्चुअल इसलिए है क्योंकि मैं उसकी फोटो नहीं क्लिक कर पा रहा, मैं उसको स्क्रीन पे नहीं लेके आ रहा, इसलिए वो वर्चुअल है। अगर वो रियल होता तो मैं उसको स्क्रीन पे लेके आ सकता था, उसकी इमेज स्क्रीन पे आ सकती थी, उसको फोटो क्लिक किया जा सकता था। तो वर्चुअल चीजें हैं क्या? दैट इमेजिनरी थिंग विच कैन नॉट बी बॉट ऑन स्क्रीन। तो इमेजेस के बारे में वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल इमेजेस आर दोज इमेजेस विच कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन स्क्रीन। किसके पास फोन है अभी? देना यूट्यूब खोल दो, मतलब कुछ भी साफ हिस्ट्री वाली चीज है, जरूरी होता है, देखो रिस्क रहता है, पता नहीं चलता। ये देखो अब ये मेरे पास क्या है, मैं इसमें ना कुछ ढंग का सर्च कर लेता हूँ। अरे कार्टून सर्च कर रहा हूँ बेटा, कार्टून सर्च कर रहा हूँ, चिल करो, ठीक है चलो। एक काम करते हैं, कोई भी, हाँ मेरा फेवरेट वाला आ गया, चलो तो म्यूट रख के ही चला रहे हैं, वैसे कुछ नहीं है, ऑगी एंड कॉकरोचेस है। तो अब देखो है क्या मेरे पास, क्या बचा? ये देखो रिफ्लेक्शन है, इमेज उस पर दिखेंगी। अगर मैं यहाँ के हिसाब से करूं तो क्या कर रहा हूं मैं, अगर मैं शीशे के आगे, इसके आगे ये लेके आ रहा हूं फोन, और मैं ब्राइटनेस भी कोशिश करता हूं कि मैक्सिमाइज कर देता हूं, फुल है ऑलरेडी, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखो मैं कुछ भी करूंगा ना तो इससे इसकी इमेज नहीं आ रही है, वो दिख रही है, वो रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा तुम्हें बोर्ड के ऊपर, हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, नीचे की साइड दिख रहा है मे बी, है ना, लेकिन वो इमेज नहीं है, तुम समझ नहीं पा रहे हो उसके अंदर है क्या। वो रिफ्लेक्शन क्यों? क्योंकि स्क्रीन से लाइट निकल रही है, वो लाइट यहां बाउंस करके वहां जा रही है, लेकिन वो कभी भी इस तरीके से कंबाइन नहीं हो पा रही है कि वो इमेज बना सके। अनलॉक करना मुझे से, है ना, मतलब क्या हो रहा है, वो किसी भी तरीके से ऐसा कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी जो इमेज है वो फॉर्म हो जाए यहां पे, है ना। तो इमेज जब हम किसी भी तरीके से, मैं कुछ भी करूं, किसी भी तरीके से तुम कोशिश करके देखना, एक ऑब्जेक्ट की इमेज वापस बाउंस बैक करके स्क्रीन पर नहीं ले सकते। तो ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज, द इमेज विच कैन नॉट बी वॉट ऑन स्क्रीन। तो ऐसा फिजिबल है कि हम स्क्रीन पे ला सकें? अगर किसी को लगता है कि नहीं है तो मेरे पास 2-3 हथियार हैं जिनसे हम कर सकते हैं। पहला हथियार क्या है? ये सिंपल कनकेव मिरर, कनकेव। अब ये कनकेव और कन्वेक्स क्या है? 2 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में जब बात करेंगे। यहां एक वर्चुअल वर्ड आया था इसलिए मेरे को था कि उसको समझा लेते हैं, अभी 2 मिनट बाद वापस उस टॉपिक पे आएंगे। तो फिलहाल यहां पे क्या है, इट फॉर्म्स लेटरली इन्वर्टेड इमेज। लेटरली इन्वर्टेड पता है सबको, लेफ्ट का राइट हो जाता है। एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस ऐसा क्यों लिखा होता है? ताकि हमें सीधा दिख सके। ये छोटी क्लासेस से हमने पढ़ना शुरू किया था कि लेटरली इन्वर्टेड, मैं अगर शीशे के आगे खड़े होकर अपना लेफ्ट हाथ हिलाता हूं तो आगे वाला बंदा राइट हाथ हिला रहा होता है, क्यों? मेरा लेफ्ट उसका राइट होता है ना, ऐसा ही हो रहा होता है। उसका जो शीशे के अंदर कोई इमेज है। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? ठीक है। फिर है हमारे पास इट्स मैग्निफिकेशन इज +1। अब एक मैग्निफिकेशन क्या शब्द है बच्चा? मैग्निफिकेशन बेसिकली एक वर्ड है जो होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का रेशियो। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी मैं तब से बात कर रहा हूं भाई, सेम टू सेम बनेंगे, जितनी हाइट ऑफ इमेज रहेगी उतनी ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी हमेशा। तो अगर दोनों सेम है तो दोनों को डिवाइड करोगे तो रेशियो 1 आएगा। अगर मैं लेट अस अज्यूम 5 फुट समथिंग का हूं
कोई 5 फुट का लगा लो, 5 फुट का आदमी 5 फुट की इमेज देखेगा, तो दोनों का डिवाइड करोगे तो कट के 1 आएगा, है ना? ऐसे ही रहेगा। अगर मैं 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट एक मिरर के आगे रखूंगा तो 10 सेंटीमीटर की ही इमेज बनेगी, अगर वो मिरर प्लेन मिरर है। तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या आएगी? +1। सॉर्टेड है। फिर एक वर्ड आता है यहां पे, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। फोकल लेंथ से पहले 1 मिनट, एक और इसको इंपॉर्टेंट है, इसको ना ध्यान से याद रखना, अपने तरीके से लिख लेना। ये नोट्स तो मैं भेज दूंगा, है ना? जो बच्चा ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड करना चाहेगा, यूट्यूब पे जहां मैं डालूंगा इन्हें, उसके लिंक में मैं एक ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, मतलब उसके डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक डाल दूंगा जहां ये नोट्स अपलोडेड होंगे। अदरवाइज तुम्हें तो मैं भेज ही दूंगा तुम्हारे ग्रुप पे। तो ये क्या है हमारे पास, ये टॉपिक क्या है, ये पॉइंट क्या है? व्हेन द प्लेन मिरर इज टर्न्ड बाय एंगल थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न बाय एंगल 2 थीटा। ये ध्यान रखना, इसे याद रखना। अगर हम कभी कोई क्वेश्चन फॉर्म करें कि भाई यहां पे अगर मैं इस मिरर को किसी एंगल पे मूव करता हूं, ये मैंने इसको थीटा एंगल पे, मतलब मैंने शीशे को टेढ़ा किया है थोड़ा सा, तो जो हमारी इसमें चेंज आएगा ये यहां को जाएगी अब, तो ये नॉर्मल भी एक्चुअली चेंज हो गया ना सब कुछ, तो ये जो चेंज आया है ये 2 थीटा के बराबर आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सारे कि अगर हम किसी प्लेन मिरर को मैं थीटा एंगल पे चेंज कर दूंगा तो एंगल जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे जा रही थी वो 2 थीटा पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक बात है? थीटा की कोई भी वैल्यू, थीटा का मतलब लगा लो 15 डिग्री पे, मैंने शीशे को 15 डिग्री हिलाया तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो 30 डिग्री के एंगल पे हिल जाएगी। समझ में आई ये बात? फिर आता है हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। फोकल लेंथ क्या होती है ये हम अभी स्फेरिकल करते हुए पढ़ेंगे। इन शॉर्ट, इन जनरल बता रहा हूं फोकल लेंथ क्या होती है। अगर एक स्फेरिकल मिरर होता, स्फेरिकल कैसा, एक जैसा फुटबॉल होती है उसके जैसा, उसका एक छोटा हिस्सा काट लेंगे तो मेरे पास कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा सा ग्लास मिलेगा। अब ये जो ग्लास है ये कभी ना कभी तो गोल सर्कल बनता, इसका फिर रेडियस भी आता, उस रेडियस का आधा करते हैं तो फोकल लेंथ आता है। अदरवाइज क्या आता है फोकल लेंथ, जहां रिफ्लेक्टेड रे सारी लाइन आएंगी, टकराएंगी, टकरा के एक पॉइंट पे मीट कर जाए, जिस पॉइंट पे सारी रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं उसको फोकस कहते हैं, और मिरर से उस डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। वो आगे हम बहुत डेप्थ में कर्व मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन जनरल बता रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई कर्व मिरर होता है तो उसका रेडियस होता है, उस रेडियस का आधा फोकल लेंथ होता है। यहां तो कोई रेडियस है ही नहीं, फ्लैट है, फ्लैट है तो रेडियस होगा ही नहीं, इनफाइनाइट है रेडियस, अनंत है, तो रेडियस इनफाइनाइट है तो उसका हाफ भी इनफाइनाइट होगा। तो इसीलिए फोकल लेंथ क्या होती है प्लेन मिरर की, इंफिनिटी। किसी को दिक्कत बची यहां तक? इमेज क्या है? इट इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस। जब हम इमेज की बात करें ये क्या है? इट इज द optical appearance produced when the light ray coming from the object are reflected from the mirror। यही होती है एक ऐसी ऑप्टिकल अपीयरेंस जिसकी जो हम देख पा रहे हैं। जब कोई लाइट आती है, टकराती है, टकरा के हमें जो दिखता है शीशे के अंदर, दैट इज इमेज। सॉर्टेड है बच्चा? क्लियर है सबको ये वाली बात? अब मुद्दे पे आते हैं। यहां पे मैंने एक और चीज किया हुआ है, ये रफ सरफेस के बारे में रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन कैसे हो सकती है भाई, रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन है। शीशा सीधा है तो सीधी आगे टकरा के बाउंस बैक करेगी, टेढ़ा मेढ़ा है तो टेढ़ी मेढ़ी लाइट जाएगी, क्योंकि हर पॉइंट पे उसका नॉर्मल अलग बनेगा फिर, है ना? टेढ़े वाले हिस्से के जगह पे उसका नॉर्मल अलग बनेगा, स्ट्रेट वाले हिस्से पे नॉर्मल अलग बनेगा, तो एक वो डिफ्यूज्ड सी रिफ्लेक्शन बनती है, प्रॉपर नहीं बनती है। क्लियर है रफ सरफेस पे से? अब आता है रियल और वर्चुअल इमेज। वापस से आते हैं, पहले वर्चुअल इमेज पढ़ते हैं, रियल बाद में करेंगे क्योंकि वर्चुअल हमने डिस्कस करी थी अभी, फिर रियल पे पहुंचेंगे। The image which cannot be obtained on screen, यही बोला था मैंने वर्चुअल के लिए। The image which cannot be obtained on screen is called virtual image. Image formed in plane mirror. तो real image क्या है? Image which can be obtained on screen is called real image. Image formed on a cinema screen or by projectors. ठीक है, कुछ ऐसा जिसको हम स्क्रीन पे ला सके। कैसे लाएंगे अभी करके देखते हैं। अनलॉक करो भाई साहब, फिर से शक्तियां चाहिए तुम्हारी। हो गया? ये देखो फिर से अगेन कॉकरोचेस। एक काम करोगे बच्चे, लाइट ऑफ करोगे, थोड़ा सा सिनेमैटिक व्यू चाहिए हमें। ये वाली दोनों लाइट ऑफ कर दो एक बारी। वैसे तो देखो पीछे भी लाइट्स ऑन है, पूरी बंद नहीं करेंगे,
थोड़ा बहुत जितना हो पाएगा। दूसरी भी बंद कर दो बच्चे, ये भी थोड़ा सा अंधेरे में देखते हैं, क्योंकि थोड़ा ना मतलब ठीक बन जाएगा, मे बी ब्राइटनेस में थोड़ा मुश्किल से बन पाती है। वापस से सेम वही कार्टून अपना, इसको देखना जरा, तुम्हें कुछ कलर्स दिख रहे हैं वहां पे? ठीक है, नहीं दिख रहे हैं? कैसे करूं मैं अब? मुझे ना और अंधेरा चाहिए, थोड़ा सा और क्लियर दिखेंगी। पीछे वाला लाइट और डोर बंद करना बच्चे 1 मिनट के लिए। हाँ अब ठीक है, थोड़ा डन, बस बहुत है इतना, इतने में काम बन जाएगा। अब वो देखो, देखा है ना? वो ग्रीन कलर नहीं, सिर्फ तुम्हें अब नाक भी दिख गया होगा, है ना? इन्वर्टेड है, वो दिख रहा है। जो ऑगी भाई साहब हैं वो उल्टे हैं, वो बॉब भी आ गया, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रही है इमेज? ये बहुत साफ नहीं है, मेरा ग्लास पुराना हो गया काफी, बट हो क्या रहा है, मुद्दा ये है कि इससे मैं इमेज तो बना ही पा रहा हूं, है ना? जो मिरर है वो बहुत साफ नहीं है, आगे से थोड़ा सा निशान हो रखे हैं, तो थोड़ा सा खराब सा बन रहा है, लेकिन फिर भी एक इमेज बन रही है कि नहीं? तो एक ऐसी इमेज जिसको मैं स्क्रीन पे ला पा रहा हूं, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? रियल। ठीक है, या मैं एक और चीज करके दिखाता हूं। अब ये मेरे पास क्या है? लेंस। मैं ये अभी मैंने मिरर का एग्जांपल इसलिए दिया कि तुम्हें क्लियर हो कि सिर्फ लेंस नहीं होता, मिरर से भी हम रियल इमेज फॉर्म कर सकते हैं। ये लेंस है जो सिनेमा प्रोजेक्टर्स के लिए लिखा था, वो दिख रहा है? इससे थोड़ा और क्लियर बन गया है ना? देखिए क्लियरली दिख रहा है बच्चा, ये है ना? लेकिन इन्वर्टेड इमेज बन रही है, वो दिख रहा है कि इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन ये तो क्लियर है कि हाँ हमारे पास क्या बन रहा है, ये एक इमेज फॉर्म हो गई है। तो जो इमेज मैं स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाऊं उसको हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। डन है? समझ में आया? लाइट्स ऑन कर दो बच्चा। मेरे भाई साहब थैंक यू। नहीं खोलना है बच्चा, वो कोई आएगा। हाँ जी, ये वाली बात ठीक है बच्चा? तो रियल और वर्चुअल के बारे में किसी को प्रॉब्लम? क्लियर है? तो रियल इमेज क्या होती है? समथिंग विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज है समथिंग विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। प्लेन मिरर्स की हेल्प से हम रियल इमेजेस कभी नहीं बना सकते। मैंने किस किस की हेल्प से बनाया? एक कनकेव मिरर की हेल्प से। ये क्या है? कनकेव। केव कैसे याद रखें? जहां केव बनता है, केव क्या होती है? गुफा। ये गुफा बन गई है कनकेव। तो जहां कनकेव, चम्मच के अंदर वाला हिस्सा जिससे हम खाते हैं, तो वो होता है कनकेव। और जहां एक्सटीरियर पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? कन्वेक्स। ठीक है, ऊपर वाला कन्वेक्स, अंदर वाला कनकेव। ये लेंस कौन सा है? कन्वेक्स। कन्वेक्स कैसा है? बीच से मोटा है, साइडों से पतला है। ये इस टाइप के, हाँ इस टाइप के शेप है थोड़ा। ठीक है, तो ये जो इस टाइप का शेप होता है, ये हमारे पास क्या है? ये कन्वेक्स अपना लेंस है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर। ठीक है, अगर मैं उल्टा करता तो इमेज फॉर्म नहीं हो पाती। अगर मेरे पास कनकेव मिरर हो, कनकेव लेंस होता और कन्वेक्स ग्लास, कन्वेक्स मिरर होता, तो मैं इमेज फॉर्म नहीं कर पाता, मतलब उल्टा हो जाता। लेंस कनकेव होता तो मैं रियल इमेज फॉर्म नहीं कर पाता, मिरर कन्वेक्स होता तो मैं इमेज फॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि उनसे रियल इमेज नहीं बनती है। तुम अब एक गेस करो, हमने देखो जब इससे अभी इमेज बनाई थी तो तुमने क्या नोटिस किया था? इमेज कैसी थी? रियल और इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। तो मेरे लिए कितनी समझदारी है। और एक और, मैं इसमें अगर शक्ल देख रहा हूं तो बहुत बड़ी बड़ी सी दिख रही है, दूर जा रहा हूं तो उल्टा हो गया हूं मैं। कोई करके देखना चाहता पंगे ले लेना, वरना घर पे सबके चम्मच हैं, उनके अंदर देख लेना, चम्मच के अंदर शक्लें दिख जाती हैं, साफ सुथरी होगी, धो के देख लेना चम्मच और शक्ल दोनों को। अब इसमें अगर जो तुम देखोगे तो क्या है, दूर से देखोगे तो मैं इन्वर्टेड दिख रहा हूं। अब मेरी बात समझो। अब मेरी बात समझो, अब समझते हैं। मैं गाड़ी में जा रहा हूं या बुलेट पे जा रहा हूं, किसी या एक्टिवा पे, कोई भी एक टू व्हीलर पकड़ते हैं, गाड़ी छोड़ दो, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही बात है, बट एक पकड़ते हैं, कोई टू व्हीलर है, मैं टू व्हीलर पे जा रहा हूं, मुझे पीछे देखना है, तो मुझे कैसी इमेज चाहिए? इन्वर्टेड? इन्वर्टेड तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे कैसी चाहिए? मुझे रियल इमेजेस चाहिए। क्यों? मुझे कोई स्क्रीन पे बना के दिखानी है, मुझे कोई सिनेमा तो नहीं चलाना है ना? मुझे क्यों करनी है? मतलब मुझे पहली बात तो मुझे इन्वर्टेड इमेज नहीं चाहिए। क्यों?
क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि पीछे कौन आ रहा है। अब मेरे को टायर उल्टे दिख रहे हैं ऊपर चलते हुए, है ना, अब वो क्या ही लॉजिक है उसका गाड़ी का। तो हवा में चल रहा है, कुछ हो रहा है, वो कोई लॉजिक ही नहीं है। मुझे कैसी चाहिए? मुझे रियल इमेज से लेना देना नहीं है, मुझे क्या चाहिए? वर्चुअल इमेज। क्यों? वर्चुअल इमेज मुझे देखनी है, मुझे स्क्रीन पे नहीं लानी। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट, सीधी बनती है। तो मुझे सीधी चाहिए भाई, जैसा बंदा आ रहा है वैसा ही दिखे, उल्टा पुल्टा नहीं चाहिए। लेटरल इन्वर्जन में संभाल लूंगा फिर भी, लेकिन अगर अपसाइड डाउन हो गया तो फिर तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाएगा। दूसरा, मेरे को एक और चीज चाहिए, मेरे को चाहिए है कि जो व्यू है ना वो थोड़ा ज्यादा आए। मतलब समझ रहे हो, प्लेन मिरर कितना दिखाएगा? जितना उसका एरिया है। अगर मैं सोचो किसी चीज को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो रिफ्लेक्टिंग एरिया बढ़ जाएगा उसका। रिफ्लेक्टिंग एरिया जैसे ही बढ़ा तो वो ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं? ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करेगा तो मेरे लिए तो और अच्छा है। यहां वाले जो मेरे मिरर्स लगे हुए रेयर व्यू मिरर्स, अगर वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेंगे तो मैं ज्यादा पीछे तक, ज्यादा वाइड एंगल तक उनके थ्रू देख पाऊंगा। तो वाइड एंगल करने के लिए मुझे उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हल्का से ऐसे पीछे को बेंड करना पड़ेगा कन्वेक्स शेप में। तो ये जो है ये क्या हुए? कन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ? ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्योंकि कन्वेक्स मिरर जब इमेज बनाता है, पहली बात तो वो रियल इमेज बनाएगा ही नहीं, वो कैसे बनाएगा? हमेशा वर्चुअल। और उसका मैग्निफिकेशन 1 से कम रहेगा, क्योंकि उसका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा होता है। साइज ऑफ इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा होता है। तो हमें इसमें जो मिरर में इमेजेस दिखेंगी वो कैसे दिखेंगी हमें? हाँ जी, बैक साइड से आ जाइए। तो हमारे पास अगर इसके अंदर मुझे इमेजेस दिखेंगी तो कैसी दिखेंगी? थोड़ी छोटी। और उस छोटी की वजह से मुझे क्या लगेगा कि शायद वो जो चीज दिख रही है, जो दिख रहा है हमें ऑब्जेक्ट, वो थोड़ा पीछे है, जबकि वो क्लोजर होगा। इसलिए लिखा आता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये बात समझ में आई है? ठीक है बच्चा, रियल और वर्चुअल का कंसेप्ट समझ में आ गया। फॉर्मेशन ऑफ इमेज नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लेक्चर के लिए डन है। ठीक है।